एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसमें जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए चैप्टर वाइज साल पेपर जो है कंप्लीट किया जा रहा था, जिसमें ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है, आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक। ये लेटेस्ट बुक है 2025-26 की, जिसमें कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को कंप्लीट किया जा रहा है। ये बुक जो है वॉल्यूम 1 है लेवल 1 पोस्ट के लिए, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट जो है साइंस प्लस जीके, सामान्य विज्ञान एवं जागरूकता का अध्यायवार साल पेपर जो है कंप्लीट किया जा रहा था, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर के 234 सेट जो है इस बुक में दिया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये बुक जो है टीसीएस बेस्ड आधारित है, जो कि विस्तृत व्याख्या सहित हल इस पुस्तक में दिया गया है सभी क्वेश्चन का, जिसमें आपको 23,400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास जो है 6 होने वाली है। इसके पहले जो है 5 क्लास कंप्लीट किया जा चुका है। आप ना देखे हों तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वाचिंग कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपका इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था जो है कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें कि ये सभी टॉपिक जो है इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को एक बाय एक करके कंप्लीट किया जा रहा था। सभी PYQ जो है प्रश्न एक साथ आपको देखने के मिलेंगे और परीक्षा में प्रश्न जो है यहीं से आएंगे, इसी बुक से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये बुक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई ग्रुप हो तो उसमें ज़रूर वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, ताकि और लोग जुड़ सके और उनको भी फ़ायदा मिल सके। और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड, ताकि ये सब्जेक्ट जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का जो भी सब्जेक्ट है वो सभी इस चैनल पर कराया जाएगा। तो आप लोग बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, सेशन को करते हैं स्टार्ट। सेशन स्टार्ट करने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी की ये बातें याद रखिएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो है टीचिंग दर्पण का लोगो है फ्रेंड, आप सब जानते हैं। इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टॉपिक है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है उसको एक बाय एक करके देखेंगे। और इसके पहले जो है 270 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया जा चुका है फ्रेंड। इसमें जो है टोटली 400 लगभग क्वेश्चन है, तो 270 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया जा चुका है पिछले वीडियो में। यदि आप ना देखे हो तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से वाचिंग कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से भी चेकआउट करके देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन है 271 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। तो इसमें आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? कन्नड़ को नहीं किया गया है, मलयालम को, मैथिली को या तेलुगु को? ये पूछा गया है आपसे आरआरबी ग्रुप डी, जो कि 29/9/2022 शिफ्ट सेकंड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ देखते रहिएगा कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। कह रहा है कि निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो मैथिली को नहीं किया गया है। इसमें विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसका फैक्ट जो है ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, और 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 2014 तक
शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार हैं। तमिल को जो है 2004 में प्रदान किया गया था और संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ की बात किया जाए 2008 में और तेलुगु को जो है 2008 में। कन्नड़ और तेलुगु दोनों एक ही साल में इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था 2008 में, तो ध्यान रखिएगा। मलयालम की बात किया जाए 2013 में और उड़िया जो है इसको 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है और इसमें कौन कौन सी हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये क्वेश्चन है, इसका विकल्प जो है यहाँ पर दिया गया है। कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? 23 भाषा को, 21 भाषा को, 22 भाषा को या 20 भाषा को? ये 2 बार आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कितने भाषाओं को दिया गया है? तो ये 22 भाषाओं को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई। मूल संविधान में 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को शामिल किया गया था और 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये सभी जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो तीनों ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन 1992 में जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है? बंजारा है, अंग्रेजी है, तेलुगु है या कोकबोरोक है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सी जो है आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है। तो ये हो जाएगा तेलुगु, ध्यान रखिएगा, तेलुगु भाषा जो है आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है। तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की राजभाषा सहित मुख्य भाषा भी है। यह द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है और तेलुगु आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? संस्कृत नहीं है, तेलुगु, तमिल और मराठी। तो अभी आप लोग देखे थे पिछले क्वेश्चन में, संस्कृत है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, लेकिन मराठी जो है नहीं है। तो इसमें विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से, यहाँ पर 4 होगा, 4 से 14 तक शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया, जो कि इस प्रकार है। तमिल की बात किया जाए 2004 में, संस्कृत को 2005 में और कन्नड़ की बात किया जाए 2008 में, तेलुगु जो है 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया को 2014 में। प्रश्नकाल के समय मराठी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। नोट की बात किया जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें से हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 में उर्दू को इनमें से किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? ये छत्तीसगढ़ में घोषित किया गया था या तेलंगाना या उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा। 2017 में उर्दू को तेलंगाना राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया और इसके अतिरिक्त दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त शासकीय भाषा यह जम्मू कश्मीर की मुख्य प्रशासनिक भाषा भी है। उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है और तुर्की के साथ यह शब्द भारत में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून
2022 में, जून 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 5 भाषाओं को, 6 भाषाओं को, 3 या 4 भाषाओं को? ये देख लीजिए, 3 बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रिपीट हो सकता है। जून 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये 6 भाषा हो जाएंगी। अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे आप, जून 2022 तक भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारत की कौन सी पहली भाषा है जिसे जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो तमिल भाषा हो जाएगा। कब प्राप्त किया गया था? तो ये 2004 में इसको प्रदान किया गया था। आगे है कि 2005 में संस्कृत और 2008 में कन्नड़ और तेलुगु तथा मलयालम को 2013 में तथा 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान हुआ। केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृत किया गया है और इसमें ये जो है शामिल हैं। कौन कौन सी? पाली है, प्राकृत है और मराठी है, बंगाली है तथा असमिया। इस प्रकार अब कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किन 2 भाषाओं को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? संस्कृत और मलयालम को, तमिल और संस्कृत को, कन्नड़ और तेलुगु को, मलयालम और उड़िया को दिया गया। तो ये दिया गया था कन्नड़ एवं तेलुगु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए सरकार द्वारा कई मानदंड निर्धारित किए गए हैं और जिनमें से एक के अनुसार उस भाषा को प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास वर्ष पुराना होना चाहिए। 2500 से 3000 तक, 1500 से 2000 तक या 500 से 1000 तक या 3500 से 4000 तक। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प आपके लिए सही हो जाएगा। तो ये है 1500 से 2000 तक, ध्यान रखिएगा। फरवरी 2014 में संस्कृत मंत्रालय ने किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं। पहला है कि इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 तक वर्ष से पुराना होना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा मूल्यांकन विरासत माना जाता हो। आगे कह रहे हैं कि साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो और साहित्यिक परंपरा का उद्भव दूसरी भाषाओं से ना हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? उड़िया को, कन्नड़ को, मलयालम को और तेलुगु को घोषित किया गया था। तो इनमें से आपको बताना है। तो ये जो है उड़िया को घोषित किया गया था 2014 में। वर्ष 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा भाषा संस्थान भारत में भाषा भारती सम्मान पुरस्कार जो है प्रदान करता है? भारतीय भाषा संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान? तो ये प्रदान करता है भारतीय भाषा संस्थान। भारतीय भाषा संस्थान भारत में भारतीय भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है और यह संस्थान प्रतिवर्ष भाषा भारती सम्मान पुरस्कार प्रदान करता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत में, उड़िया में, मलयालम में या तमिल में हुई थी? तो ये हुआ था तमिल में, ध्यान रखिएगा। संगत साहित्य की रचना जो है तमिल भाषा में हुई थी और
तमिल भाषा को वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेर, चोर और पांड्यों का शासन था। संगमकालीन प्रमुख रचनाएं तेलकप्पियम, एतुतौके और शिल्पादिकारम आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी? हिंदी थी, तेलुगु थी, कन्नड़ थी या तमिल थी? तो आप लोग को मालूम हो गया है तमिल होगी। तमिल जो है पहली भाषा जो है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। कब? 2004 में। ध्यान रखिएगा 2004 में। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा तमिल है। 2004 में इसको दिया गया था। और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान किया गया है। संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया अन्य शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियम अधिनियमित हुआ था? 1965 में, 64 में, 1966 में या 1963 में जो है अधिनियमित हुआ था? तो ये 1963 में अधिनियमित किया गया था। राजभाषा अधिनियम 1963 क्या है? तो उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य समव्यवहार और केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाओं को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं। ये अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत आपसे पूछा गया है। पहला विकल्प कह रहा है किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए कम से कम 20 लाख लोगों को वह भाषा बोलनी आनी चाहिए। सेकंड विकल्प कह रहा है कि किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए उसकी साहित्य परंपरा मौलिक होनी चाहिए और उसे किसी अन्य भाषा समुदाय से ग्रहण किया गया नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला विकल्प देख लीजिए। इसमें विकल्प जो है आपका ये जो है गलत है। वैसे आगे वाला विकल्प भी देख लीजिए। आगे विकल्प कह रहा है किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए शास्त्रीय भाषा और साहित्य को आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न होना चाहिए। ये भी विकल्प सही है। और किसी भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों के 1500 से 2000 वर्षों से अधिक जो है पुराना होने पर उसे शास्त्रीय भाषा माना जाता है। ये भी विकल्प सही है। तो ये सभी तीनों विकल्प सही हैं। पहला विकल्प आपका जो है गलत था। गलत आपसे पूछा गया है, इसलिए पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फरवरी 2014 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए और प्राचीन साहित्य का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। साहित्यिक परंपराएं मौलिक हो और शास्त्रीय भाषाओं और साहित्यिक आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न हो, इसलिए इसके बाद के रूप के बीच असमानता भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है? कोंकणी है, खमती है, कोक बोरोक है या तमांग है? गोवा के आपसे पूछा गया है कि राजभाषा क्या है। गोवा की राजभाषा जो है कोंकणी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा को राज्य का दर्जा जो है मिलने के बाद लिपि देवनागरी और तथा कोंकणी को वहाँ की राजभाषा घोषित किया गया। लगभग 450 वर्षों तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया और इसकी राजधानी पणजी है। तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तमांग जो है नेपाल में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के समूह का नाम है। आगे है कोक बोरोक, भारतीय राज्य त्रिपुरा और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों की एक चीनी तिब्बती भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2004 में केंद्र सरकार द्वारा किस द्रविड़ भाषा को शास्त्रीय
भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे थे कि ये कई बार एग्जाम में देख लीजिए यहाँ पर पूछा गया है। तो ये किसको दिया गया था, तेलुगु को या कन्नड़ को, तमिल को या मलयालम को। तो आप सबको मालूम है कि 2004 में जो है किसको दिया गया था, तो तमिल भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इसमें आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत के संस्कृत मंत्रालय द्वारा किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तथा संस्कृत मंत्रालय इसके लिए मानदंडों को निर्धारित करता है। भारत के सभी 6 शास्त्रीय भाषाएं एवं उनके घोषित वर्ष इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं देख लीजिए फिर से, अभी पहले देखे थे, फिर से देख लीजिए। तमिल जो है 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ ये दोनों को जो है 2008 में जो है प्रदान किया गया। मलयालम की बात किया जाए 2013 में और उड़िया को जो है 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लुप्त प्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना SPPEL के तहत जो है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भारत की सभी मातृभाषाओं जिन्हें लुप्त प्राय भाषाएं कहा जाता है की सुरक्षा, संरक्षण और दस्तावेजीकरण पर कार्य करता है। इसका जो है पॉइंट देख लीजिए, 15,000 या 5,000, 15,000 या 5,000 या 10,000 या 20,000। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। 15,000, 5,000, 10,000 और 20,000। तो इसमें 10,000 जो है आपका सही हो जाएगा, विकल्प सी सही है। लुप्त प्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज, इसका पूरा नाम है SPPEL की शुरुआत जो है 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका ऐसी भाषाओं का दस्तावेजीकरण करना था और उन्हें संग्रहित करना था जिनको निकट भविष्य में लुप्तप्राय या संकटग्रस्त होने की संभावना है। इस योजना को अधीन जो है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान देश में 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली सभी मातृभाषाओं और भाषाओं की सुरक्षा, संरक्षण और प्रलेखन का कार्य करता है। ध्यातव्य है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर अर्थात कर्नाटक में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, 12, 14, 13 या 10 को शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया था 14 भाषाओं की। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था, तो 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू को भी शामिल किया गया है। तो ये सभी 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है। शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में कौन सी भाषा आती है, हिंदी, प्राकृतिक, संस्कृत, पाली। तो कौन सी भाषा आती है, संस्कृत आती है, जिसको 2005 में जो है इसको क्या किया गया था, तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। 2004 में जो है तमिल को प्रदान किया गया था। तो ये 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। दिए गए विकल्पों में संस्कृत भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली भाषाएं निम्नलिखित है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा
अक्टूबर 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का रूप में मान्यता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2002, 2004, 2010 या 2006 में जो है शामिल किया गया। बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को किस वर्ष जो है शामिल किया गया था? तो 2004 में जो है शामिल किया गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया और यह अधिनियम 2004 में प्रभावी हुआ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं और संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 का संबंध भी भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं से है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट था आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सुमेलित नहीं है? मेघालय में खासी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में कन्नड़ बोली जाती है और मणिपुरी में मैतेई बोली जाती है। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? तो ये केरल में कन्नड़ नहीं बोली जाती है, ये विकल्प गलत है, इसलिए ये जो है सही है। राज्य प्रमुख भाषा युग्म का सही सुमेल इस प्रकार है। राज्य दिया गया है भाषा, मेघालय में खासी बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम और मणिपुरी में मैतेई या मणिपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा संस्कृत की वंशज है तथा द्रविड़, अरबी, पुर्तगाली और अंग्रेजी, फारसी और तुर्की भाषा से प्रभावित है? तमिल है, हिंदी है, उर्दू है या बंगाली जो है प्रभावित है? तो इनमें से आपको बताना है। तो इसमें जो है हिंदी जो है ये प्रभावित है। हिंदी भाषा संस्कृत की वंशज है तथा द्रविड़ जो है अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी और तुर्की से भी ये प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? उर्दू है, तुलु है, अंग्रेजी है या हिंदी है? तो तेलंगाना की दूसरी राजभाषा आपसे पूछा जा रहा है, तो दूसरी हो जाएगा उर्दू। ध्यान रखिएगा, उर्दू भाषा जो है तेलंगाना की दूसरी जो है राजभाषा है। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा उर्दू है और तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 28वां राज्य बना है। यह जो है परतंत्र भारत के हैदराबाद नामक राजवाड़े के तेलुगु भाषी क्षेत्रों से मिलकर बना है और तेलंगाना शब्द का अर्थ है तेलुगु भाषियों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजनों हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? तेलुगु और लेप्चा का, कोंकणी और अंग्रेजी का, या हिंदी और बंगाली का, या बंगाली और कोक बरोक का? ये हो जाएगा बंगाली और कोक बरोक का। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी यह किसी भी आधिकारिक प्रयोजनों हेतु बंगाली और कोक बरोक भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु की जगह किस भाषा ने ली है? गुजराती, मराठी, तमिल या बंगाली ने लिया है? कौन सा जो है इसके स्थान पर तेलुगु की जगह पर वो जो है भाषा बोली जा रही है? तो कौन सी भाषा हो जाएगी? ये भाषा है मराठी। ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु की जगह मराठी भाषा ने ली है और मराठी एक इंडो आर्यन भाषा है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के मराठी लोगों द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में फैक्ट जो था उसमें बताए थे कि ये जो है पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345 और अनुच्छेद 346। तो आप सबको मालूम हो गया होगा, ये विकल्प जो है बी सही है आपका। अनुच्छेद जो है 343 और
343 से लेकर के 351 तक के, ये सभी जो है राजभाषा से रिलेटेड है। ये 2 बार एग्ज़ाम में आपको रिपीट हुआ है, फिर भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या देवनागरी होगी, और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप जो है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि में फिलिंग द ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद कह रहा है में भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया गया है, और ये 2006 में, 2008 में, 2004 में या 2010 में जो है ये निर्णय लिया गया था। तो ये लिया गया था 2004 में। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 से 2014 तक 6 भाषाओं का जो है भारतीय शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। प्रश्नकाल के समय 6 भाषाओं कौन कौन सी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। वर्ष 2004 में सर्वप्रथम तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 122 अनुसूचित और गैर अनुसूचित भाषाओं के परिवार वर्गीकरण 2001 के अनुसार इंडो आर्यन भाषा परिवार की कितनी भाषाएं शामिल हैं? 12 है, 15 है, 21 है या 25 है? तो ये हो जाएगा 21 भाषा। 122 अनुसूचित और गैर अनुसूचित भाषाओं के परिवार वर्गीकरण 2001 के अनुसार इंडो आर्यन भाषा परिवार में 21 भाषाएं जो है शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? ये 7 है, 5 है, 8 है या 1 है? कौन सा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो अनुसूचित भाषाओं के बारे में ये है भाषा भाग जो है 8, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, और इसकी अनुसूची में आरंभ में कुल 14 भाषाएं थी और वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 300 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब तक आप वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड, ताकि आपको जो भी सब्जेक्ट है इसी चैनल पर कराया जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 14, 18, 16 या 22? वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 22 भाषाएं। प्रारंभ में भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूचियाँ थी, और लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। और संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं हैं, किंतु वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान कितनी हो गई? तो 12 हो गई। और जिसमें 8वीं अनुसूची, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी अनुसूची जो है भाषा से रिलेटेड है, भाषा से जो है संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची आपका भाषा से संबंधित है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और 8वीं अनुसूची में पहले जो है कुल भाषाएं कितनी थी? तो 14 भाषाएं थी, और बाद में अर्थात वर्तमान में जो है कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो 22 भाषाएं हो गई हैं। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सरकारी भाषाओं में से एक नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख के पढ़िएगा क्वेश्चन को। बोडो है, डोगरी है, नेपाली है या गढ़वाली, जिसे पहाड़ी भी कहते हैं, तो इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा गढ़वाली अर्थात पहाड़ी। बोडो, डोगरी तथा नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल राज्य की भाषा क्या है? कोर्गी है, मलयालम है, मराठी है या तमिल है? अभी पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, वही जो है क्वेश्चन आपसे फिर पूछा गया है। केरल की राजभाषा क्या है? तो मलयालम है। केरल की राजभाषा मलयालम है और केरल राज्य की राजधानी
तिरुवनंतपुरम है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। गोवा को पूछा जाए पणजी है। असम की दिसपुर है। नेक्स्ट की टॉपिक है आपसे कि भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल से पूछा जा रहा है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं सभी को एक बाय एक करके देखेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई ग्रुप हो तो उसमें सेंड कर दीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन कर रहा है विविध मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकारी किसके पास होता है? महान्यायाधिकर्ता या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता या महान्यायवादी के बाद पास जो है होता है। तो ये विधिक मामले अर्थात विधि कानून मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकारी किसके पास होता है? तो ये होता है महाधिवक्ता के पास। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार जो है महाधिवक्ता के पास होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो कि होने के लिए पात्र हो, किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो या केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में नियुक्त हो या किसी भी राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में नियुक्त हो। तो इनमें से बताना है। तो इसमें बी विकल्प आपका सही है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो और भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रयास पद जो है धारण करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अन्य कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष मिला? 2021-19 में या 2020 में या 2022 में जो है मिला था? तो इनको जो है 2020 में मिला था। भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार 2020 में मिला था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है और वर्तमान में आर वेंकटरमणी जो है भारत के महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है? भारत का वित्त आयोग या भारत के महाधिवक्ता करते हैं या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं या भारत के महान्यायवादी करते हैं? तो ये करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 मार्च 2022 को का पद संभाला है? तो कौन सा पद जो है ये संभाले थे? भारत के महाधिवक्ता, महान्यायभिकर्ता या भारत के महान्यायवादी या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। तो ये किए थे
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 मार्च 2022 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद जो है संभाला था। वर्तमान में संजय मूर्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद या उपराष्ट्रपति या राज्य के महाधिवक्ता। भारतीय संविधान में को संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो ये किनको जो है नहीं माना जाता है, तो ये राज्य के महाधिवक्ता को नहीं माना जाता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल है, जबकि राज्य के महाधिवक्ता राज्य का अनुच्छेद 165 उच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति जो है कौन करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है कौन करता है। यहाँ पर विकल्प है कि प्रधानमंत्री करते हैं या उपराष्ट्रपति करते हैं या मुख्यमंत्री करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं। तो कौन जो है इसकी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो है नियुक्त करते हैं, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अर्थात कानून अधिकारी जो है भारत का महान्यायवादी होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) में के अनुसार इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी का मुख्य कार्य संघ सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष, अनिश्चित या नियत या 3 वर्ष का होता है। तो ये जो है अनिश्चित होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति योग्यता, पदावधि, वेतन और कार्य तथा अधिकारों का उल्लेख इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर बना रहता है, अर्थात उसका कार्यकाल जो है अनिश्चित होता है और महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आपसे पूछा जा रहा है। जेई वाहनवती या मिलन के बैनर्जी या के वेणुगोपाल या मुकुल रोहतगी हैं। तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है, तो इनमें से हो जाएंगे के वेणुगोपाल। उस समय जब क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था तब के बारे में बता रहा है। प्रश्नकाल के समय भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल थे। वर्तमान में आर वेंकटरमणी भारत के महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो अभी पिछला क्वेश्चन देखे थे फ्रेंड, तो ये कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति जो है करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे जो है पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हैं अब तक के उसको एक बाय एक करके देखेंगे। अब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, क्योंकि सभी सब्जेक्ट जो है इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो आप लोग बेल आइकन प्रेस करके अवश्य रख लीजिएगा, और इसका PDF जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण पर सेंड किया जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगी पूरी बुक तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके इसको दोबारा तिबारा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बहुजन समाज पार्टी को के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है। हाथ, हथौड़ा, हाथी या घड़ी के द्वारा पहचाना जाता है। तो आप सबको मालूम होगा ये हाथी इनकी पहचान है। बहुजन समाज पार्टी अर्थात बसपा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना जो है वर्ष 1984 में दलित समुदाय की एक सदस्य काशीराम ने की थी, और यह पार्टी मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे समाज के उत्पीड़ित वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी है और वर्तमान में बसपा के अध्यक्ष सुश्री मायावती जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, या राष्ट्रवादी कांग्रेस की, या बहुजन समाज पार्टी की है? तो किसकी जो है पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है घड़ी है? तो घड़ी जो है चुनाव चिन्ह ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 10 जून 1999 में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह नीले रंग की रेखी घड़ी है और जिसमें जो है 10:10 का समय दर्शाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसके अध्यक्ष शरद पवार हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षता ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व विजय सरदेसाई करते हैं? गोवा फॉरवर्ड पार्टी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, या यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी की ये जो है नेतृत्व करते हैं? तो ये करते हैं गोवा फॉरवर्ड पार्टी की। ध्यान रखिएगा, गोवा फॉरवर्ड पार्टी की। गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो है गोवा की एक क्षेत्रीय पार्टी है और जिसका नेतृत्व विजय सरदेसाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? हथौड़ा, हंसिया और तारा है, हाथ है या मक्के का हंसिया है, मक्के और हंसिया है, या हाथी है? तो कह रहा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है कौन सा हो जाएगा? तो ये मक्का और हंसिया है। और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है तो ये फिर से पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा इसको। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक साम्यवादी दल है और जिसकी स्थापना एम.एन. राज ने 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में किया था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह मक्के अर्थात बाली तथा हंसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह जो है बाली और हंसिया के रूप में है? वही क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछा गया है फ्रेंड। तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात मार्क्सवादी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, या बहुजन समाज पार्टी है? तो आप सबको मालूम हो गया होगा यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार शिरोमणि अकाली दल पार्टी किस राज्य का क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, बिहार की, या पंजाब की है? तो ये पार्टी जो है पंजाब की है। शिरोमणि अकाली दल पार्टी पंजाब राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है और सुखबीर सिंह बादल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। विश्व में सिखों को राजनीतिक आवाज देना इस दल का प्रमुख उद्देश्य है। और तराजू इसका जो है चुनाव चिन्ह है। अकाली दल का गठन जो है वर्ष 1920 में हुआ था और सरदार सरमुख सिंह चुंबल एकीकृत अकाली दल के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का नेता है? राम माधव हैं, सीताराम येचुरी है, विलप्पन देव है, या योगी आदित्यनाथ हैं? निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात मार्क्सवादी का नेता है? मार्क्सवादी नेता जो है सीताराम येचुरी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी कहते हैं भारत का एक साम्यवादी दल है और इस दल की स्थापना 1964 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से टूट करके हुई थी और इसकी स्थापना एम.एन. राय ने की थी और चुनाव आयोग द्वारा इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है और इस पार्टी के नेता सीताराम येचुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? गुजरात की, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, या राजस्थान की ये पार्टी है? तो ये पार्टी जो है महाराष्ट्र की है। शिवसेना महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है और इसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे हैं और इस दल का प्रतीक बाघ है और शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर और कमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग्स राजनीति का पुरजोर समर्थन करती है और जैसे कि सभी के लिए भूमि काम करने का अधिकार और वैश्वीकरण, पूंजीवाद और निजीकरण जैसे नव उदारवादी नीतियों का जो है जोरदार विरोध करता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी करता है, या भारतीय जनता पार्टी, या शिवसेना पार्टी, या स्वर्ण भारत की पार्टी? तो ये करता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वामपंथ राजनीति का पुरजोर समर्थन करती है और जैसे कि सभी के लिए भूमि का काम करने का अधिकार तथा वैश्वीकरण, पूंजीवादी और निजीकरण जैसे नव उदारवादी नीतियों पर जोर का विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन.टी. रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की थी? 29 मार्च 1962 को या 29 मार्च 1982 को या 29 मार्च 1985 को या 29 मार्च 1975 को ये किए थे। तो ये किया गया था 29 मार्च 1982 को। एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 को आंध्र प्रदेश में की थी और एक लोकप्रिय अभिनेता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता थे? नेता है तेलंगाना प्रजा समिति के, प्रजा राज्यम पार्टी के, तेलुगु देशम पार्टी के या तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो है नेता हैं। तो ये नेता है तेलंगाना राष्ट्र समिति के। कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हैं और तेलंगाना नामक एक अलग राज्य की मांग को लेकर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी और चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? दक्षिणपंथी, मध्यम वर्गीय या वामपंथी या व्यक्तिवादी? राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? तो ये संबंधित है वामपंथी से। वामपंथी राजनीतिक उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें आर्थिक बराबरी लाना चाहते हैं। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के वामपंथी दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू करते हैं? तेलुगु देशम पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या अहोम गण परिषद? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसको आप लोग जानते होंगे। तो इसमें से बताइए कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी 29 मार्च 1982 भारत के आंध्र प्रदेश प्रांत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है और इसके वर्तमान अध्यक्ष मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता एन.टी. रामाराव इस पार्टी के संस्थापक थे और जबकि जो है आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल हैं और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस 1939 में जो है इसकी स्थापना किए थे। अहोम जो है गण परिषद के संस्थापक प्रफुल्ल कुमार महंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? तमिलनाडु की, उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की या कर्नाटक की? तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? तो तेलुगु देशम पार्टी ये जो है आंध्र प्रदेश की राजनीतिक पार्टी है। कौन सी राजनीतिक पार्टी तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई और जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया? आंध्र प्राइड पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, प्रजा राज्यम पार्टी या नव निर्माण पार्टी? तो ये किए थे प्रजा राज्यम पार्टी। प्रजा राज्यम पार्टी आंध्र प्रदेश के एक राजनीतिक दल था और जिसकी स्थापना तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने 26 अगस्त 2008 में की थी और 6 फरवरी 2011 को आधिकारिक रूप से इस दल का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, जनता पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय पार्टी? तो ये पार्टी कौन सी थी? तो ये थी जनता पार्टी। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल 1975 से 77 के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके
एक नए दल जनता पार्टी का स्थापना की थी। और जनता पार्टी जो है 1977 से 1980 तक भारत सरकार द्वारा नेतृत्व किया गया और इस पार्टी के गठबंधन से प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे और आंतरिक मतभेद के कारण सन 1980 ईस्वी में जनता पार्टी जो है टूट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? तृणमूल कांग्रेस, डीएमके या टीडीपी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल जो है सत्ता में है? तो यह है तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीएमसी की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 में की थी और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जोहरा घास फूल है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस ने कुल 22 सीटों पर जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस? तो ये करती हैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएफ थॉमस ने भारतीय राज्य के निम्नलिखित किस राज्य नीतिक दल का नेतृत्व किया है? नेशनल पीपल्स पार्टी, हेड स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय लोक दल या कांग्रेस केरल कांग्रेस एम? तो सीएफ थॉमस ने भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया है? तो ये किए हैं केरल कांग्रेस एम। केरल कांग्रेस एम केरल में एक राष्ट्र स्तरीय राजनीतिक पार्टी है और इसका गठन 1979 में केरल कांग्रेस से अलग होने के बाद हुआ और इसके नेता और अध्यक्ष एम मणि हैं और इसके कार्यकारी अध्यक्ष पीजे जोसेफ हैं और इसके उपाध्यक्ष जो है सीएफ थॉमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा या पंजाब की है? तो ये जो है पार्टी उड़ीसा पार्टी है, ध्यान रखिएगा। बीजू जनता पार्टी दल भारतीय राज्य उड़ीसा का एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय रक्षा गठबंधन है या राष्ट्रीय जनसांख्यिकी गठबंधन है या राष्ट्रीय द्रविड़ गठबंधन है या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है? तो भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीए का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण रूप जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है और इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है और इस समय जो है इसके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई मधुसूदन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय स्तरीय जो है राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं? पट्टाली मक्कल कच्ची या ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल या ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम? तो इनमें से आपको बताना है। तो इसमें डी विकल्प सही है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कड़गम। ई मधुसूदन भारतीय राज्य तमिल के एक राजनेता हैं। वर्तमान में वर्ष जो है 2010 से ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम राज्य स्तरीय जो है राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं और इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में पूर्व अभिनेता राजनीतिज्ञ एमजी रामचंद्रन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का या जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का, जम्मू कश्मीर स्टेट कॉन्फ्रेंस का या जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का? तो कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो ये करते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के
अब तक के सबसे युवा और जम्मू कश्मीर के प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला भारतीय राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करते हैं और इनका जन्म जो है ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक नेता नवीन पटनायक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या असम से संबंधित है? तो ये संबंधित है जो है उड़ीसा राज्य से। नवीन पटनायक भारत के उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पटनायक बीजू जनता दल विजत से संबंधित है। पटनायक लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के बीजू जनता दल संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हैं? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है? तो ये है बिहार राज्य से। नीतीश कुमार का जन्म जो है 1 मार्च 1951 ईस्वी को भारत के बिहार राज्य में हुआ था और एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं और यह जनता दल यू के नेताओं में से प्रमुख हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बल्स में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, उसको एक बार एक करके देखेंगे। अब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक लाइक अवश्य पहले कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको इसी जो है चैनल पे कराया जा रहा है। आप लोग उसको वॉचिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन से पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? हाथी, गैंडा, बाघ या जेब्रा जो है मौजूद है? तो ये बाघ जो है मौजूद है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर क्या मौजूद है? तो बाघ जो है मौजूद है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में बाघ और ताड़ के पेड़ शामिल हैं। प्रारंभ में इसके प्रतीक चिन्ह में शेर और ताड़ का पेड़ शामिल था, बाद में इसे बाघ के साथ बदलने का निर्णय लिया गया। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु भी है और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मा कमल किस राज्य का राष्ट्रीय पुष्प है? ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या त्रिपुरा राज्य का है? तो ये जो है उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। ब्रह्म कमल उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है और उत्तराखंड पूर्व नाम उत्तरांचल था। उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है और जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात जो है भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में हुआ और राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण में जो है उत्तर प्रदेश से लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का राज्य फूल है? कमल जो है किस राज्य का फूल है? उड़ीसा का, पंजाब का, मणिपुर या कर्नाटक राज्य का? किस राज्य का जो है कमल जो है फूल है? तो ये कर्नाटक राज्य का फूल है। कमल जो है भारत के कर्नाटक, हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का राज्य फूल है? रोहिया या पलास है, आर्किड है या कमल है? तो आप सबको मालूम होगा फ्रेंड ये क्या है, पलास हो जाएगा। पलास जो है ये झारखंड का राज्य फूल है और उत्तर प्रदेश का भी ये राष्ट्रीय फूल है। आगे है झारखंड का राजकीय पुष्प पलास है और इसके अतिरिक्त जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है पलास है, जिसे ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनरूस का फूल जो है राज्य का है? तो ये त्रिपुरा, नागालैंड, तेलंगाना या सिक्किम का जो है पुष्प है? तो ये पुष्प जो है नागालैंड का है, ध्यान रखिएगा। बुनरूस जो है का फूल नागालैंड का राजकीय फूल है और जबकि त्रिपुरा जो है नागकेसर, तेलंगाना का तरवार या कसोद और सिक्किम का नोबल आर्किड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ये 2 बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। मिथुन है, बैल है, काला हिरन है या एक सींग वाले गैंडे है? तो ये हो जाएगा काला हिरन। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु काला हिरन है और काला हिरन कृष्ण मृग ब्रहुसिंघा की एकलौती जीवित प्रजाति है।
और यह भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल और में भी पाई जाती है। भारत में 1972 में के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत काले हिरण के शिकार पर प्रतिबंध जो है किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रमुख आयोग एवं संवैधानिक संस्थाएं, मेजर कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। अब तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। कोई ग्रुप हो तो उसमें ज़रूर सेंड कीजिए वीडियो को, ताकि और लोग जुड़ सके, उनको भी फायदा मिल सके। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम वित्त आयोग की स्थापना में हुई थी, वर्ष 1950 में या 1951 में, 1949 में या 1952 में हुई थी प्रथम वित्त आयोग की स्थापना। तो प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग जो है की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी और संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उस समय पर जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया जी हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट था आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग संविधान द्वारा अधिशेषित एक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। ये 280, 273, 276 या 288 के अंतर्गत जो है ये स्थापित किया गया है। 2 बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, ये फिर भी रिपीट हो सकता है। तो ये जो है किया गया 280 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत का राष्ट्रपति समय समय पर वित्त आयोग के गठन का निर्देश देता है और यह आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच राजस्व बंटवारे के संबंध में सुझाव देता है। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 26 से 2031 तक है और इस आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष कौन थे। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष आपसे पूछा गया है, अध्यक्ष नहीं। उपाध्यक्ष केसी नियोगी, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा या बल्लभ भाई झारेर भाई पटेल थे। तो इनमें से कौन थे? तो ये थे फ्रेंड गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी और इसका जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना था। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते थे और इसके क्रियान्वयन के लिए एक उपाध्यक्ष होता था और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। ध्यातव्य है कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नामक नए संस्थान का गठन किया गया है और यह जो है सरकार को थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया है। संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी कहते हैं, निर्वाचन आयोग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या नीति आयोग जो है ये संवैधानिक जो है निकाय नहीं है। तो ये संवैधानिक निकाय जो है नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है और यह जो है मंत्रिमंडल आदेश द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 312, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या है? राज्य वित्त आयोग की मुख्य भूमिका क्या है? यह राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध और आय वितरण और निर्धारण करता है। ये विकल्प जो है एकदम सही है। आगे वाला विकल्प भी देख लीजिए। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव को बहाल करना और उन चुनाव के लिए निधि उपलब्ध कराना। आगे है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना। राष्ट्रपति द्वारा उन्हें भेजे गए कानूनी वित्तीय मामलों पर सरकार की सलाह देना। तो इसमें विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। राज्य और स्थानीय निकायों के बीच करों, टोल और शुल्क की शुद्ध आय का
विवरण का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी आयोग का गठन किया था और इस आयोग का प्रमुख कौन होता है? सनकापाका देवया या श्रीकोंडा मंडल या कुरसम नीला देवी या एरोला श्रीनिवास। तो कौन हो जाएंगे? तो ये थे एरोला श्रीनिवास। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया था और तथा इस आयोग के चेयरमैन एरोला श्रीनिवासन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों के निरीक्षण के लिए आयोग नियुक्त किया गया था। पुंछी आयोग, श्री कृष्णा आयोग या सरकारी आयोग या धार आयोग। किस आयोग का जो है नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग। केंद्र सरकार द्वारा 9 जून 1983 में केंद्र तथा राज्यों के बीच आर्थिक सामाजिक तथा कार्य क्षेत्र के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय श्री शिवरमन तथा डॉक्टर SR सेन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? मानव संसाधन विकास या वित्त मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय जो है ये करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को जो है तैयार करता है। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय एवं आगम के कार्यक्रमों का उपयोग राष्ट्रीय आय उत्पादन तथा रोजगार, वांछित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों को रोकने में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? रविंद्र ढोलकिया, अशोक कुमार माथुर, सुषमा नाथ या मोहन कुमार को नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त किया गया था अशोक कुमार माथुर को। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को 4 फरवरी 2014 को 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन मानों में संशोधन करने के लिए हर 10 साल में किया जाता है और इसमें अक्सर कुछ संशोधन करके राज्यों द्वारा अपनाया जाता है। 6वां वेतन आयोग जो है ये कब लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 2006 को। 5वां वेतन आयोग 1 जनवरी 1996 को और 4था वेतन आयोग 1 जनवरी 1986 को। पहला वेतन आयोग जो है मई 1946 में श्रीनिवास वरादाचार्यर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य व्यवस्था विविध। तो पॉलिटी से जो भी मिसलेनियस से क्वेश्चन बने हैं अब तक के पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको एक बाय एक करके देखेंगे। वीडियो को लाइक ना किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पे कराया जाएगा। इसके बाद आप लोग कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष NK सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 2013 में, 2015, 2014 या 2016 में जो है गठन किया गया था। तो ये किया गया था 2016 में। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में NK सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार जुडिसडिक्शन के अंतर्गत आता है? छावनी परिषद, जिला परिषद, नगरीय क्षेत्र या नगर पालिका परिषद आता है? तो ये आता है छावनी परिषद। ध्यान रखिएगा, छावनी परिषद केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जबकि जिला परिषद नगरीय क्षेत्र का नगर पालिका परिषद राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सभासद, जिला मजिस्ट्रेट, महापौर या नगर निगम आयुक्त होता है? तो ये होते हैं जो है महापौर। ध्यान रखिएगा, महापौर होते हैं।
भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख महापौर होता है और भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासनकाल 1688 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी और नगर निगम की समस्त कार्यकारी शक्ति महापौर में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? 50%, 10% या 25% या 33% जो है आरक्षण दिया गया है। तो ये 50% आरक्षण दिया गया है बिहार की महिलाओं को। बिहार की पंचायती और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन तथा ऐसी संपत्तियों की अतिक्रमण से सुरक्षा करना और रोकथाम करना है? विकल्प कह रहा है कि अवामी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना, जिसे LWBTS कहते हैं, कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना, जिसे QWBTS कहते हैं, और इस्लामिक वक्फ बोर्ड तरक्की योजना, जिसे IWBTS कहते हैं, या मौलाना वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना, जिसे MWBTS कहते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो इसमें बी विकल्प सही है, कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना, जिसे QWBTS कहते हैं। वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2009 में संघ राज्य क्षेत्र और वक्फ बोर्ड के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की केंद्रीय क्षेत्र की योजना का शुभारंभ किया गया और योजना को जारी रखते हुए 2017 में इनका नाम बदलकर कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना रखा गया और जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन तथा ऐसी संपत्तियों की अतिक्रमण से सुरक्षा करना और रोकथाम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योग के संवर्धन हेतु निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? यह करवे समिति का गठन किया गया था, या हनुमंत समिति का, या केलकर समिति का, या राजा चेलैया समिति का गठन किया गया था? तो किस समिति का जो है गठन किया गया था? तो किया गया था करवे समिति का। ध्यान रखिएगा, करवे समिति का। फैक्ट है कि लघु उद्योग के संवर्धन हेतु करवे समिति का गठन किया गया था और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार 2 उद्यमों में वर्गीकृत किया गया है। लघु उद्योग वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठन संस्थाओं का इनमें से कौन सा समूह भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत निर्वाचन आयोग है, या भारत निर्वाचन आयोग भारत के महान्यायवादी संघ और लोक सेवा आयोग है, या भारतीय राष्ट्रीय आयोग भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत के महान्यायवादी है, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत निर्वाचन आयोग है। तो ये जो हो जाएगा ये भारत निर्वाचन आयोग भारत के महान्यायवादी संघ लोक सेवा आयोग है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, संगठन संस्थाओं का इनमें से कौन सा समूह भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है भारत निर्वाचन आयोग भारत के महान्यायवादी संघ लोक सेवा आयोग। भारत में संवैधानिक निकाय वे निकाय हैं जिनका उल्लेख संविधान में है और इसका उदाहरण निम्न में से भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम इनमें से किस वर्ष जो है पारित किया गया? श्री जगन्नाथ अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1945,
35 में, 1955 में या 1965 में पारित किया गया था। तो इनमें से बताना है आपको किस वर्ष पारित किया गया था। ये पारित किया गया था 1955 में। वर्ष 1806 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिए नियम जारी किए थे और जिसे औपनिवेशिक शासकों द्वारा जगन्नाथ टेम्पल कहा जाता था। और भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1952 पेश किया गया और जो 1954 में पारित हुआ और 1955 में जो है लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में कब पेश किया गया था। 1 अक्टूबर 1947 को, 2 जनवरी 1948 को, 26 नवंबर 1947 को या 28 फरवरी 1948 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आप सबको मालूम होगा ये कब पेश किया गया था। तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है 26 नवंबर 1947 को संसद में पेश किया गया और भारतीय संविधान में बजट शब्द के लिए अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट प्रतिवर्ष फरवरी माह में प्रथम सप्ताह में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में है और अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए इच्छुक हैं। ये विकल्प है आपका, ये अंबेडकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देता है या इंदिरा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देता है या नेहरू राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देता है या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही है। तो ये डी विकल्प सही है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से हुई है और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्यों के सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दिया जाता है और इसमें अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना होता है। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध जघन्य अपराधों के लिए मृत्यु दंड के प्रावधान हेतु महाराष्ट्र में 23 दिसंबर 2021 को निम्नांकित में से कौन सा आपराधिक कानून अधिनियम पारित किया गया। किरण, शक्ति या दिशा या आशा, कौन सा जो है ये पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था शक्ति, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित शक्ति विधेयक महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करता है और महाराष्ट्र का शक्ति विधेयक आंध्र प्रदेश के दिशा कानून की तर्ज पर बनाया गया है। इस कानून के तहत बलात्कारियों को न्यूनतम 10 साल के, नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले को न्यूनतम 20 साल का, सामूहिक बलात्कार करने वाले को न्यूनतम 20 साल का और अधिकतम जो है सजा के रूप में उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया गया था। 2021 में, 2019 में, 2018 में या 2022 में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 2022 में। संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक अप्रैल 2022 में पारित किया गया और इस विधेयक ने औपनिवेशिक युग के कानून कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को प्रस्तावित किया और यह अधिनियम अपराधियों के साथ साथ अपराधों के आरोपियों के शारीरिक और
जैविक नमूनों लेने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने? राजीव गांधी के, पीवी नरसिम्हा राव के, विश्वनाथ प्रताप सिंह के या इंदिरा गांधी के? भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री बने थे? तो वित्त मंत्री कब बने थे, किसके सरकार में? तो ये सरकार थी जो है पीवी नरसिम्हा राव की। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 16वें प्रधानमंत्री थे। वह पेशे से अर्थशास्त्री थे। वह प्रधानमंत्री बनने से पूर्व 1982 से लेकर 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और 1985 से 1987 तक भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष और 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में भारत के वित्त मंत्री रहे। वित्त मंत्री के रूप में व्यापक रूप से वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है, विधेयक है, बजट है, रीट है या अनुच्छेद है? एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है, तो ये मसौदा है विधेयक का। ध्यान रखिएगा, विधेयक का। विधेयक एक प्रस्तावित कानून का मसौदा है और संसद किसी भी सदन में विधेयक पेश करके कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित पदाधिकारी नहीं है? अध्यक्ष नगर निगम बोर्ड का या अध्यक्ष नगर निगम का या अध्यक्ष जिला बोर्ड का या कार्यकारी अधिकारी नगर निगम बोर्ड का? तो इनमें से आपको बताना है, तो ये हो जाएगा कार्यकारी अधिकारी नगर निगम बोर्ड का। नगर निगम बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी निर्वाचित पदाधिकारी नहीं देता है। राज्य सरकार के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा से नगर निगम बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विकल्प में एल्डरमैन की सही परिभाषा दी गई है? नगर निगम में वार्ड का प्रतिनिधि या निर्वाचित सदस्य या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त या निगम के मनोनीत सदस्य या नगर निगम का प्रमुख है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो नगर निगम के मनोनीत सदस्य जो है ये विकल्प आपका सही है। नगर निगम नगर पालिकाओं में दो तरह के पार्षद होते हैं। सामान्य तौर पर पार्षद मतदाताओं द्वारा सामान्य मतदान प्रणाली से चुने जाते हैं, जबकि दूसरी ओर एल्डरमैन एक पार्षद को दी जाने वाली मानद उपाधि जिसमें नगर पालिका के सदस्य के रूप में लंबे समय तक सेवा दिया हो और एल्डरमैन वार्ड और या स्थायी समितियों के चुनाव में इन हाउस और वार्ड समिति की बैठकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2013, 2011, 2012 या 2014 में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2012 में। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम जिसे पास्को कहते हैं वर्ष 2012 में पारित किया गया था और इस अधिनियम द्वारा बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अधिनियम में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं है। यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 को बाल दिवस के अवसर पर लागू किया गया था। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट जो है इसी चैनल पे कराया जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड इसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम कब पारित किया गया? 2021, 2018, 2019 या 2020 में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2021 में। आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम वर्ष 2021 में पारित किया गया है और यह केंद्र सरकार के आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, लॉक आउट्स और छंटनी पर रोक लगाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? सी.डी. देशमुख, आर.के. षणमुखम चेट्टी या जान मथाई या लियाकत अली खान थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएंगे आर.के. षणमुखम शेट्टी। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी थे और इन्होंने 1933 से 1935 तक भारत के केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया था और वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया है। ग्रामीण विकास, दीवानी न्याय, राजस्व संग्रह या डाक सेवाएं। कौन सा जो है कार्य जिला प्रशासन का नहीं है? तो ये डाक सेवा जो है ये जिला प्रशासन का कार्य नहीं है। जिला प्रशासन के विविध कार्यों को निर्णय समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है और नियामक कार्य, विकास से संबंधित कार्य, स्थानीय निकायों से संबंधित कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, आपात और अपशिष्ट, इसके अलावा ग्रामीण विकास और न्याय, दीवानी, राजस्व संग्रह इत्यादि भी इसी के अंतर्गत आता है। डाक सेवा जिला प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता है। डाक सेवा केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमण के दौर से गुजर रहे क्षेत्र का नियंत्रण निम्न में से कौन सी संस्था करती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम समितियां या नगर परिषद करती है? तो ये कौन सा विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा? तो ये है नगर परिषद। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में संक्रमण के दौर से गुजर रहे क्षेत्र का नियंत्रण नगर परिषद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए महिला सुरक्षा प्रभाग बनाया है? ये श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बनाया है या गृह मंत्रालय ने या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने या कानून और न्याय मंत्रालय ने बनाया है? तो ये बनाया है गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने देश में महिलाओं की सुरक्षा के उपाय को मजबूत करने के लिए 28 मई 2018 को एक नया महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया और 1993 में बैच की AGMUT कैडर की अधिकारी श्रीमती पुष्य सलीला श्रीवास्तव को इस डिवीज़न के प्रमुख के रूप में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1955 में की गई ग्राम एवं लघु उद्योग समिति जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया को के रूप में भी जाना जाता है? कार्वे समिति के रूप में या आबिद हुसैन समिति के रूप में या नायक समिति के रूप में या कोठारी समिति के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जो है कार्वे समिति के रूप में। 1955 में मंजूर की गई ग्राम एवं लघु उद्योग समिति जिसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया, जो कार्वे समिति के रूप में जाना जाता है। अन्य समितियां तथा उनके विषय निम्न हैं। तो यहाँ पर दिया गया है समिति एवं उनके विषय। तो आबिद हुसैन समिति जो है 1997 में गठन हुआ और ये लघु उद्योग से संबंधित था। नायक समिति जो है ये लघु उद्योगों में विद्यमान रुग्णता था और कोठारी समिति जो है ये स्कूली शिक्षा प्रणाली से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जिसे ASCI का उपभोक्ता शिकायत निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? उपभोक्ता शिकायत कंपनी है, उपभोक्ता शिकायत समिति है या उपभोक्ता शिकायत आयोग है या उपभोक्ता शिकायत परिषद है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा उपभोक्ता शिकायत परिषद। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद 1985 में स्थापित उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन में स्वयं नियमन के लिए प्रतिबद्ध है और इसका गठन विज्ञापन से जुड़े सभी 4
क्षेत्रों, विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों, मीडिया और अन्य मार्केट रिसर्च कंपनियों के समर्थन से किया गया था। ASCI की टीम में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उपभोक्ता शिकायत परिषद CCC और उसका सचिवालय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 झांकी का विषय एंग्लो अबोर जो है आदि युद्धों पर आधारित था। तो 2022 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, असम था, सिक्किम था या अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा था। तो ये था अरुणाचल प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में अरुणाचल प्रदेश की झांकी का विषय एंग्लो अबोर आदि युद्धों में राज्य के आदिवासियों, विशेष रूप से सियांग क्षेत्र के आदिवासियों के प्रतिरोध को दर्शाया गया है और जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक विस्तार की साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। लिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? 1915 में, 1909 में या 1910 में या 1921 में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1909 में। भारतीय संग्रहालय अधिनियम वर्ष 1910 में लॉर्ड मिंटो के काल में पारित किया गया था और इस अधिनियम के अंतर्गत सभी ऐतिहासिक महत्व की शेष वस्तुओं, इमारतें एवं स्थानों को संरक्षित एवं सुरक्षित करने की जिम्मेदारी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट जो है पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो प्रणब मुखर्जी या मोरारजी देसाई बनाए हैं या P चिदम्बरम बनाए हैं या यशवंत सिन्हा ने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं जो है मोरारजी देसाई, जो कि सबसे अधिक बजट पेश करके। मोरारजी देसाई के पास वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। उल्लेखनीय है कि ये जो है भारत के चौथे प्रधानमंत्री 1977 से 1979 थे और तथा वे भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी भी थे और जिनकी राजनीतिक विचारधारा असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाना और मितव्ययिता का समर्थन करना, विधि का शासन एवं सख्त अनुशासन लागू करना आदि थी। उसी के अनुरूप उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान बार बार कहा था कि कोई भी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी, देश के कानून के ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? 26 जनवरी, 23 मार्च या 2 अक्टूबर या 15 अगस्त को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को जो है ये शहीद दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी पॉइंट जो हैं क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक शीतकालीन सत्र 29 नवंबर 2021 से 22 दिसंबर 2021 के दौरान भारत के संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया था? स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 या बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021 या सरोगेसी विनिमय विधेयक 2021, कृषि कानून निरसन विधेयक जो है 2021। तो ये जो है बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित है। बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021 शीतकालीन सत्र 29 नवंबर 2021 से 22 दिसंबर 2021 के दौरान भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस
वर्ष में भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया था 1851 में या 1861 में, 1853 में या 1864 में पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1851 में। भारतीय टोल अधिनियम 1851 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वायु खेल कूद नीति 2022 के तहत भारत में वायु खेलों एयर स्पोर्ट्स के लिए स्तरीय गवर्नेंस संरचना होगी। 4 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 6 होगी। तो इनमें से जो है 4 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय युवा खेल नीति 2022 भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया और इसका मुख्यालय उद्देश्य देश में वायु खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और भारत में वायु खेलों के लिए 4 स्तरीय गवर्नेंस संरचना होगी। सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया होगा और दूसरा है कि व्यक्तिगत एयर स्पोर्ट के लिए राष्ट्रीय संघ या उपयुक्त के रूप में वायु खेलों का एक संघ होगा और तीसरा है कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट संघों की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर की इकाइयां और चौथा है जिला स्तर पर एयर स्पोर्ट संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसे प्रत्येक नगर जो है पालिका के जनसंख्या होनी चाहिए 2 लाख या उससे अधिक, 3 लाख या उससे अधिक, 1 लाख या उससे अधिक या 5 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 3 लाख या उससे अधिक। भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है और ऐसे प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र में अभिप्राय है कि राज्यपाल द्वारा अधिसूचित प्रादेशिक क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दहेज लेना और देना आपराधिक कृत्य है। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे अपराधों हेतु पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की किन धाराओं के अंतर्गत अपराध संबंधी पूछताछ और विवेचना की कार्रवाई की जाती है। तो धारा 182 और 185 है या धारा 174 और 176 है या धारा 163 और 169 है या धारा जो है 154 और लेकर के 158 है। तो ये जो है धारा जो है 174 से लेकर के 176 है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में दहेज लेना और देना आपराधिक कृत्य है और अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे अपराधों हेतु पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 174 और 176 के अंतर्गत अपराध संबंधी पूछताछ और विवेचना की कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोक्सो एक्ट का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। पोक्सो एक्ट का आपसे पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सीरियल ऑफेंसेस एक्ट है या द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है या द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है या द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है पॉक्सो एक्ट का फुल या पूर्ण नियम है। तो पूर्ण रूप हो जाएगा द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सज़ा तय की गई और जिसका कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया था। और ये कानून जो है 18 साल से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों दोनों पर लागू होते हैं। पॉक्सो एक्ट जो है भारत के सभी नागरिकों पर लागू है और पॉक्सो एक्ट 2012 में कुल
46 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम पहली बार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? 1951 में, 1948 में या 1950 में या 1949 में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1951 में। औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम पहली बार जो है भारत में 1951 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे। सुकर्णो, सुहार्तो, अब्दुल रहमान वाहिद भी थे। तो ये थे जो है सुकर्णो। देश आज़ाद होने के बाद भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन 26 जनवरी 1950 को किया गया था और उस समय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे और देश में पहली गणतंत्र परेड जो है 1950 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार, जिसे RTI कहते हैं, अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2004, 2005, 2006 या 2007 में लागू हुआ था? तो आप सबको मालूम होगा ये 2005 में जो है लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश का समर्थन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में 3 तलाक को लेकर प्रस्तावित विधेयक के ड्राफ्ट पर सहमति व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या वित्त मंत्रालय का कार्य है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कार्य है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। शिक्षा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, तलाक से या विवाह से या दहेज से संबंधित है। तो आप सबको पता हो गया, यहाँ भी तलाक लिखा है और ये तलाक ऑप्शन में भी है तो तलाक हो जाएगा। ट्रिपल तलाक या 3 बार तलाक इस्लामिक धर्म में दिया जाने वाला तलाक है जिसे तलाक ए बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है। 3 तलाक के अंतर्गत पुरुष एक बार में ही 3 बार तलाक बोलकर या फिर पत्र या SMS या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 3 तलाक भेजकर अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है जो कि एक तरफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय हैं? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये क्वेश्चन जो है देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी पिछला क्वेश्चन था। तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय से स्वायत्त निकाय है। नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है और नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक सरकार मुफ्त और तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराती है। इस पर होने वाले व्यय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से स्वीकृत होता है और केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है जो मुख्यतः भारत के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है।
इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1963 में हुई थी और तभी यह भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में किस शासन में तैयार की गई थी? किसके शासन में तैयार की गई थी भारतीय दंड संहिता? ये लॉर्ड मैकाले के, लॉर्ड क्लाइव के, लॉर्ड कैनिंग के या लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। तो ये किया गया था लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट है कि थॉमस बैडमिंटन मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में गठित लॉ कमीशन ने 1860 के आईपीसी तथा 1861 के सीआरपीसी को तैयार किया। मैकाले के द्वारा 1837 में तैयार किए गए ड्राफ्ट कानून को आगे चलकर लागू किया और लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 के काल में आईपीसी को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश संघीय फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत में या चीन में लागू की है? ये जो है लागू नहीं है चीन में। ध्यान रखिएगा, चीन में संघीय फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है, वरना यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था स्थापित है और विश्व के अधिकांश देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है। उदाहरण यूनाइटेड किंगडम, चीन, जापान, फ्रांस आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे सरल क्वेश्चन आप सबको चले यहाँ 89 है, 73 है, 75 है या 77 है। उत्तर प्रदेश में आप जिले पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 75 जिले। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जो है आबादी वाला राज्य है, जिसमें लगभग देश की कुल आबादी का 16.4% जनसंख्या निवास करती है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन की सुविधा के लिए 18 मंडलों और 75 जिलों और 349 तहसीलें और 822 विकास या ब्लॉकों और 17 जो है नगर निगमों और 198 जो है नगर पालिका परिषदों, 457 जो है नगर पंचायतें तथा 1,06,774 गाँव जैसी इकाइयों में बांटा गया है। सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है इस देश के मुख्य रूप से कम्युनिस्ट मनुवादी दलों द्वारा जो है शासन था। ये यूएसए के द्वारा, भारत के द्वारा, यूके के द्वारा, ये चीन द्वारा शासित किया गया था। ये शासित किया गया था चीन द्वारा। कम्युनिस्ट माओवादी दल जो है मुख्य रूप से चीन में कार्य करता है और जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनबीसी की स्थापना कब की गई थी? 1954, 1953, 1955, 52 या 1956। संवैधानिक विकास है और न ही संवैधानिक विकास है। यह एक सरकारी संस्था है और बाद में सरकार और टीचिंग दर्पण सर्च कीजिएगा, TEACHING टीचिंग दर्पण DARPAN।
टीचिंग दर्पण बिना स्पेस के ऐसे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका PDF जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।